जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम आज प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 3। मैंने आपको इस चैप्टर का परिचय दे दिया है। इस चैप्टर में किन विषयों के संबंध में हम पढ़ाई करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। तो आज चल रहा हूं मैं अपने प्रमुख विषयों को प्रारंभ करने और बहुत ही विस्तार से। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का नाम आपको पता है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, और आज के आपके टॉपिक होंगे नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत और क्लिंटन का दौर। नई विश्व व्यवस्था क्या है और क्लिंटन के दौर में अमेरिका में क्या घटित हुआ, अमेरिका उनके नेतृत्व में कैसे चला, ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही विस्तार से। आप जानते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में किस प्रकार के परिवर्तन हुए, जहां पहले दो महाशक्तियां थी, अब शक्ति का वर्चस्व सिर्फ एक शक्ति के पास आ जाता है। अब हम चल रहे हैं उसी को विस्तार से समझने। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत क्या है, ये नई विश्व व्यवस्था और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये हम चल रहे हैं आज विस्तार से समझने। मैंने लास्ट क्लास में आपको बता ही दिया था कि अमेरिका के नाम में ही अमेरिका का वर्चस्व दिखाई पड़ता है, जो कि दो महादेशों का नाम है। उस नाम से एक देश डोनेट होता है, एक देश का नाम प्रतिबिंबित होता है, एक देश को पहचान मिली हुई है, बस वो नाम सिर्फ एक देश के लिए प्रयोग होता है। तो ये दिखाता है कि अमेरिका दोनों महाद्वीपों में कितना प्रभुत्वशाली है, दुनिया में कितना प्रभुत्वशाली है कि दो महाद्वीपों के नाम को उसके नाम से जोड़ के देखा जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं। सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। विघटन अचानक नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया है कि विघटन होने में बहुत सारी चीजों ने योगदान दिया था, विघटन एक दिन में नहीं हुआ था, विघटन को होने में एक लंबा समय लगा था। आगे सुनिएगा। दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक न था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या कहें कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। यह कहना कि सोवियत संघ के वर्चस्व का दौर 1991 से हुआ, यह सही नहीं है। अमेरिका का वर्चस्व उस दिन से ही प्रारंभ हो गया था जिस दिन से ब्रिटेन फ्रांस की ताकत घट गई थी। अब ब्रिटेन फ्रांस की ताकत कब घट गई थी? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसी दिन से अमेरिका का वर्चस्व प्रारंभ हुआ। आप कह सकते हैं सोवियत संघ उसके मुकाबले में आया था, और 1991 में वो इस मुकाबले से बाहर हो जाता है, और फिर अमेरिका की ताकत और बढ़ जाती है। एक प्रतिद्वंदी आया था 1945 से लेकर 1991 तक, और वो प्रतिद्वंदी 1991 के बाद हट जाता है, अपनी गलतियों के कारण टूट जाता है। समझ में आई बात? तो मैंने बहुत बार आपको समझाया है, सबको यही समझाया है कि इंसान जब भी टूटेगा वो अपनी गलती के कारण टूटेगा, बर्बाद होगा तो अपनी गलती के कारण बर्बाद होगा, उसकी बर्बादी में किसी दूसरे का योगदान नहीं होगा। आपकी इच्छाएं ही आपको बर्बाद करेंगी, आपके गलत निर्णय ही आपको बर्बाद करेंगे।
ये बात आप समझिए। तो इसी प्रकार से और अमेरिका ने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम किया, बहुत ही सूझबूझ के साथ काम किया, जिस कारण से वो इतना ताकतवर बन सका। तो वही सूझबूझ हम इस चैप्टर में समझने चल रहे हैं। आपको मैंने प्रारंभ करते मानी तीन व्यक्तित्वों से मिलवाया है। वो तीन व्यक्तित्व आपको यही दिखाते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार का है। अमेरिका के तीनों प्रकार के वर्चस्व को उन्होंने परिभाषित किया है, सॉफ्ट पावर को भी, मनी पावर को भी और हार्ड पावर को भी। तीनों पावर को उन्होंने डिस्क्राइब किया है बहुत ही बखूबी तरीके से, बहुत ही बखूबी तरीके से। ये आप जानिए, आगे सुनिए। एक हद तक यह बात सही है, लेकिन हमें इसके साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना नहीं शुरू किया। उसने 1991 से ही ताकतवर के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना प्रारंभ नहीं किया। उसने उसी दिन से प्रारंभ कर दिया था जिस दिन से ब्रिटेन और फ्रांस बर्बाद हो गए थे, जिस दिन से दुनिया की पुरानी ताकत बर्बाद हो गई थी। अमेरिका ने उसी दिन से अपने आप को विश्व ताकत घोषित कर दिया था। जिस दिन उसने जापान पे परमाणु बम गिराया ना, उसी दिन से उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं दुनिया का आने वाला आगामी बाप हूं, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं हूं दुनिया का बाप, मेरे आगे सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। और सोवियत कहता है मैं तेरे आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। तभी आपका शीत युद्ध होता है। अगर सोवियत भी कह देता हाँ प्रभु आप ही है महान, तो ये शीत युद्ध नहीं होता। तो अब आप जान लीजिए, अमेरिका का वर्चस्व 1991 में नहीं प्रारंभ हुआ। अमेरिका का वर्चस्व उस दिन प्रारंभ हो गया जिस दिन उसने देखा कि फ्रांस और ब्रिटेन, जर्मनी अपनी ताकत खो रहे हैं, अपनी ताकत खो रहे हैं। उसी दिन से अमेरिका वर्चस्वकारी होता चला गया। उसी दिन से अमेरिका वर्चस्वकारी होता चला गया। समझ में आई बात? और उसी दिन से उसने दुनिया को यह बता दिया कि दुनिया का आगामी बाप मैं हूं, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका, मेरे आगे ही पूरी दुनिया को नतमस्तक होना पड़ेगा। और उसने ये सब किया बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ। और वही सूझबूझ समझनी है, वही सूझबूझ हमें समझनी है। दूसरी बात, इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना नहीं शुरू किया। दरअसल यह बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है। आइए हम उस प्रक्रिया की चर्चा करें जिसने अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को ज्यादा गहरे तक जमा दिया। 1991 में दुनिया को यह आभास हुआ कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अमेरिका ने दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। लेकिन नियंत्रण तो उसने कब से स्थापित करना स्टार्ट कर दिया था? 1945 से। 1991 तक लोगों को इसलिए नहीं पता चल पा रहा था, क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका का एक प्रतिद्वंदी था, एक प्रतिद्वंदी था। अमेरिका अकेला नहीं था इस मुकाबले में, अमेरिका अकेला नहीं था इस मुकाबले में। इसलिए लोगों को लगता था कि अभी वर्चस्व, अमेरिका का वर्चस्व नहीं है, अमेरिका सर्वोपरि नहीं है। लेकिन उसने उसी समय काल में अपनी ताकत को इतना
इतना बढ़ाया और बहुत ऐसे ऐसे तरीकों से बढ़ाया कि दुनिया को पता ही नहीं चल पाया, दुनिया को पता ही नहीं चल पाया और दुनिया अमेरिका के वर्चस्व में चली गई, दुनिया अमेरिका के वर्चस्व में चली गई। ये बात जान लो, जल्दी आगे सुनो। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर, ये सुनना बहुत ध्यान से, 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया, उस पर कब्जा जमा। ये कब का समय काल है? 1990। ध्यान से सुनना ये चीज कि अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझने बूझने की तमाम राजनयिक इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। अंडरलाइन कर लेना इस चीज, किसने दी है अनुमति? संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या अनुमति दी है? बल प्रयोग करने। ठीक, सुन रहा है। शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई व्यवस्था की संज्ञा दी। इसे क्या दी? नई व्यवस्था की संज्ञा दी। किसने? जॉर्ज बुश ने। शीत युद्ध के समय काल में जो संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे मामलों में चुप्पी साध लेता था, उसने एक ऐसे मामले पर निर्णय दिया और बल प्रयोग करने का फैसला दिया। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। और ये ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि सोवियत संघ अपने अंतर कलह में डूबा हुआ था, अपने अंतर कलह में डूबा हुआ था। वो टूट रहा था, वो टूट रहा था। तो वो इस मामले में कुछ बोल नहीं सकता था, वो इस मामले में कुछ बोल नहीं सकता था। नहीं तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि आपका इराक सोवियत का अच्छा मित्र था, सोवियत का अच्छा मित्र था। तो ये ऐसा कर पाया तो सिर्फ ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि अब अमेरिका का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अब अमेरिका का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अब अमेरिका जैसे चाहे विश्व को अपनी मर्जी से चलाए। और उसने बल प्रयोग करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का सहारा लिया कि दुनिया उस पर सवाल ना कर सके कि तुमने अपनी मर्जी से कुवैत को बचाने के लिए इराक पर हमला किया। इसीलिए उसने क्या किया? उसने कहा इस अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रयोग करते हैं और इससे अनुमति लेते हैं तो दुनिया हम पर सवाल भी नहीं उठा पाए, दुनिया हम पर सवाल भी नहीं उठा पाएगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका कुवैत को क्यों बचाने जा रहा था? अमेरिका कुवैत को क्यों बचाने जा रहा था? इतना छोटा सा तो देश है, वो क्यों बचाने जा रहा था? पता है क्यों बचाने जा रहा था? क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है, इतनी ज्यादा प्राकृतिक शक्ति के संसाधन है ना कि कोई कहने की बात नहीं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल करेंसी किसी देश की है? वो कुवैत की है, कुवैती दिनार की है। क्योंकि उसके पास जितना अधिक प्राकृतिक संसाधन, गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, उतना दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। और उसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अमेरिका अपने हित में प्रयोग करने के लिए उसको बचाता है कि अगर ये इराक के हाथ में चला जाएगा तो इसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मैं यूज नहीं करूंगा। और अंतरराष्ट्रीय
आपको पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में कौन सी मुद्रा एक्सेप्टेबल है? डॉलर ना। तो अगर ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े देश सोवियत खेमे में चले जाएंगे तो मेरी डॉलर में फिर एक्सचेंज नहीं होगा, फिर मेरी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। और आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसी चीज का होता है दूसरे देशों में, तो वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो जितने आपके कंट्रोल में गल्फ कंट्रीज रहेंगी या पेट्रोलियम कंट्रीज रहेंगी, उतनी ही आपकी इंटरनेशनल करेंसी की वैल्यू होगी। इसीलिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा कि वो उसे अनुमति दे कुवैत को छुड़ाने के लिए। किससे? इराक से। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज बुश। कौन थे? जॉर्ज बुश। और जॉर्ज बुश ने इस घटना को क्या नाम दिया? इस घटना को उन्होंने नाम दिया नई विश्व व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था। अब सुनना बहुत ध्यान से। 34 देशों की मिलीजुली 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला। 6,60,000 सैनिक हैं। कितने देशों के? 34 देशों के। सबसे ज्यादा सैनिक पता है किस देश के हैं इसमें? भारत। अच्छा। सबसे ज्यादा सैनिक है अमेरिका के। और सब 32 देशों के तो नाम मात्र के सैनिक है, सिर्फ कहने के लिए कि हाँ इन 32 देशों का भी मेरे द्वारा लिए गए फैसले में सहयोग है, समर्थन है। इसीलिए उन 32 देशों के सैनिकों को इंक्लूड किया गया है, नहीं तो और किसी को भी इंक्लूड नहीं किया गया। सुनना भी ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। इसे कौन सा युद्ध कहा जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जिसमें अमेरिका ने कुवैत को इराक के चंगुल से बचाया था। इराक के चंगुल से बचाया था। उस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। आगे सुनो। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैनिक अभियान ही था। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन स्वॉर्ज़कॉव इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। तो आपने देख लिया 34 देशों कितनी 34 देशों की सेना में 75% सैनिक किसके थे? अमेरिका के थे। 75% सैनिक किसके थे? अमेरिका के थे। तो आप देख लो ये किसका युद्ध था? अमेरिका बनाम कुवैत का युद्ध था। अमेरिका बनाम इराक का युद्ध था, ना कि इराक बनाम संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का तो बस चोला था, लड़ तो रहा था अमेरिका उसके पीछे। क्यों? क्योंकि उसमें अमेरिका का हित छिपा हुआ था। अमेरिका का हित छिपा हुआ, बस और कुछ नहीं। अमेरिका अपने हित की सिद्धि कर रहा था। अमेरिका नहीं चाहता था कि कुवैत इराक में मर्ज हो, क्योंकि अगर मैंने आपको बताई ये सारे रीजंस, क्योंकि अमेरिका को अपनी पावर को एस्टैब्लिश करना था, अपनी करेंसी पावर को एस्टैब्लिश करना था। दुनिया में उसके अलावा किसी और की करेंसी की इतनी वैल्यू ना हो कि उसकी करेंसी का मुकाबला कर सके इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए उसने ऐसा किया। आगे सुनो।
प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है। जितनी ताकतवर अमेरिका की सेना है, ये बात प्रथम खाड़ी युद्ध ने पूरी दुनिया को बता दिया कि जितनी ताकतवर सेना अमेरिका की है, उतनी ताकतवर सेना पूरी दुनिया की नहीं है, पूरी दुनिया की नहीं है। ऐसा क्यों था? क्योंकि जितना पूरी दुनिया अकेले अपनी सेनाओं पे खर्च करती, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, टॉप 10 जो ताकतवर देश है ना, जितना वो अपनी सेना पे खर्च करते हैं ना, उतना अकेले अमेरिका अपनी सेना पे खर्च करता है। 10 देशों के मुकाबले, 10 देशों का जो जोड़ होता है ना पैसों का, अपनी सेना पे खर्च किए जाने वाले का, उतना अकेला अमेरिका अपनी सेना पे खर्च करता है। और वो इतना पैसा कैसे कमाता है, ये सब मैं आपको बताता चलूंगा। हम ही कमा के देते हैं, हम भारतीय ही अमेरिका को कमा के दे रहे हैं, और वो हमसे कैसे कमा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। ये चैप्टर हमारी सरकार ने पता नहीं किस मानसिकता से हटाया, ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये चैप्टर अगर नहीं पढ़ेगा बच्चा ना, तो वो कभी भी अमेरिका की नीतियों को नहीं समझ पाएगा कि एक देश को कैसे प्रभुत्वशाली बनाया जाता है, एक देश किस प्रकार से दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, वो भी आपकी इच्छा से। उसने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करी, और जहां उसने जबरदस्ती करी वो देश ही बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। जैसे आपका अफगानिस्तान तालिबान पर बैठा है, समझ में बात। जहां जहां उसने अपनी ताकत का प्रयोग करा, वहां वहां वो देश ही बर्बाद करके आया है पूरी तरीके से। ये बात चलो आगे सुनो। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है, और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को हम 3 नामों से जानते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध को हम 3 नामों से जानते हैं। पहला तो नाम क्या है? प्रथम खाड़ी युद्ध। दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या नाम है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये किसने इसको ये नाम दिया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की किताब में इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और कुछ पर्यवेक्षकों ने इसमें प्रयोग की गई प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसे क्या नाम दिया है? कंप्यूटर युद्ध। ठीक है, क्या नाम दिया है? कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी है। इस युद्ध की, ये देख लो, ये सुनना, इस युद्ध की टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वॉर में तब्दील हो गया। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह धाराशाही हो रही थी। तो जितना अमेरिका ने खर्चा नहीं किया इस युद्ध पर, उससे कहीं ज्यादा इस युद्ध के ब्रॉडकास्टिंग के लाइसेंस को बेचकर पैसा कमा। जैसे टीवी को, आईपीएल को दिखाने के लिए बहुत सारे टीवी चैनल्स वो लेते हैं ना परमिशन बीसीसीआई से, तो उसी प्रकार से इस युद्ध की कवरेज को दिखाने के लिए बहुत सारे टीवी चैनल्स ने अमेरिकी सेना से परमिशन ली और उसे ही दिखाकर मोटा पैसा छापा। अमेरिका ने जितना इस युद्ध पर खर्च नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा उसने इस युद्ध से कमाया। टीवी पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, वीडियो गेम्स के राइट्स के माध्यम से, समझ रही बात? तो इस प्रकार से अमेरिका ने एक युद्ध को मनी मेकिंग का माध्यम बना दिया। अब आप जान लो अमेरिका कितना शातिर है। अमेरिका कितना शातिर है, ये बात आप जान लो आज। अमेरिका इतना बड़ा व्यापारिक खिलाड़ी है ना, वो अपने बाप को भी बेच डालेगा, अपने बाप को भी जरूरत पड़ने पे। उसे सिर्फ पैसे से मतलब है, उसे किसी और चीज से नहीं मतलब है।
सुनना, यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है। अविश्वसनीय का मतलब विश्वास नहीं हो सकता, किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो सकता कि युद्ध में जितना पैसा लगाया था उससे कहीं ज्यादा अमेरिका ने उस युद्ध से छाप लिया। सुनना भी ध्यान से, यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की उससे कहीं ज्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो लोग अपने टीवी पर इस युद्ध को दिखा रहे हैं, वो लोग इस युद्ध को अपने टीवी पे दिखाना चाह रहे थे। समझ में? कुछ ऐसे चला अमेरिका का वर्चस्व, कुछ ऐसे प्रारंभ हुआ। आप देखो, समझो, ये समझने वाली बात है कि अमेरिका कहता तो है कि मैं मानवीय अधिकारों का बहुत सम्मान करता हूं, वो सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए कहता है। उसे दूसरे देश के लोगों के साथ अगर अपने हित के लिए कैसा भी करना पड़े ना, कर देता है। वो करने में कभी भी हिचकिचाता नहीं है। उसे सिर्फ अपने देश से मतलब है, उसे सिर्फ अपने देश से मतलब है, किसी और से मतलब नहीं, किसी और से मतलब नहीं। वो अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया का प्रयोग करता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और दुनिया अपना इस्तेमाल कराती है उससे, मजबूर है दुनिया उससे इस्तेमाल कराने के लिए। और उसने कैसे पूरी दुनिया को मजबूर किया है, इस रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया है कि अगर वो अमेरिका का साथ छोड़ देंगे तो उनके देश में आर्थिक संकट आ जाएगा। ये समझेंगे आप इस चैप्टर में। अब आते हैं क्लिंटन के दौर की बात करते हैं। देखा आपने, जॉर्ज बुश ने अमेरिका को युद्ध भी जिताया, अमेरिका की सैन्य ताकत को भी बहुत बढ़ाया, आर्थिक ताकत में भी बहुत वृद्धि की। फिर भी जब अमेरिका में चुनाव होता है ना, तो जॉर्ज बुश हार जाते हैं क्लिंटन से। जॉर्ज बुश हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? अमेरिका को, हमारे देश में तो अगर कोई प्रधानमंत्री हमारे देश को जिता दे युद्ध में, तो हमारी जनता तो पागल हो जाती है और उसे इतना वोट दे देती है, इतना वोट दे देती है कि विपक्षी नहीं बचता, कि विपक्षी नहीं बचता। और वहां अमेरिका की जनता को देखो, उन्होंने युद्ध जीतने वाले राष्ट्रपति को नहीं चुना, उन्होंने उस राष्ट्रपति को चुना जो उनके देश की समस्याओं का निवारण करे, जो उनके देश की समस्याओं का निवारण करे। और हमारे देश में उल्टा होता है, हमारे देश में उस प्रधानमंत्री को चुना जाता है जो युद्ध जीतता है। अरे युद्ध सेना लड़ती है, प्रधानमंत्री नहीं लड़ता। हमारे देश की जनता ऐसा क्यों करती है? कि हमारे देश की जनता में अभी वो शैक्षिक योग्यता नहीं आ पाई है जो अमेरिका की जनता के अंदर है, वो विचारशीलता नहीं आ पाई है अभी हमारे देश के अंदर जो अमेरिका की जनता के अंदर है। अमेरिका की जनता सेना की बहादुरी को नेता की बहादुरी से नहीं जोड़ती। अमेरिका की जनता सेना की बहादुरी को नेता की बहादुरी से नहीं जोड़ती। नेता का काम है देश को मजबूत करना। नेता का काम क्या है? देश की अंदरूनी समस्याओं को दूर करते हुए देश को इतना मजबूत कर देना कि देश बाहरी ताकतों से अपने आप लड़ सके, अपने आप लड़ सके। और सेना का काम है बाहरी ताकतों को देश में घुसने न देना। सेना का काम यह नहीं है कि दूसरे देशों को जाके रौंदना अपने फायदे के लिए। और यह अमेरिका की जनता बखूबी जानती है, इसीलिए उन्होंने जॉर्ज बुश को दोबारा राष्ट्रपति नहीं चुना। उन्होंने किसको चुना? क्लिंटन को चुना। क्यों? क्योंकि क्लिंटन ने देश की जनता से वादा किया कि मैं आऊंगा तो मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा, मैं देश की समस्याओं को दूर करूंगा।
अभी सुनो ध्यान से। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। क्यों हार गए? मैंने आपको रीजंस बता दिए कि क्यों हार गए। क्योंकि उनकी नीतियां देश की जनता को पसंद नहीं आती। वो एक्सटर्नल मामलों में ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे और इंटरनल मामलों में देख ही नहीं रहे थे कुछ। भाई देश इंटरनल तरीके से चलता है ना। अगर आप बाहरी तरीके से अपने आप को खूब मजबूत दिखाए, लेकिन आपके शरीर के जो अंग है, अंदरूनी अंग है, वो खराब हो रहे हैं, तो आपका शरीर ज्यादा समय तक टिक पाएगा? नहीं। शरीर को अगर ज्यादा समय तक टिकाना है तो शरीर को अंदर से मजबूत करना पड़ेगा। शरीर को अंदर से मजबूत करना पड़ेगा। रामदेव बाबा और दूसरे बॉडी बिल्डर्स में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है? वो इंटरनली बहुत पावरफुल है और ये सिर्फ दिखाने वाले पावरफुल है, दिखने वाले पावरफुल है। इनके अंदर वो ताकत नहीं है जो रामदेव बाबा के अंदर ताकत है। यही डिफरेंस है इनमें और रामदेव बाबा। तो अमेरिका का जनता को रामदेव बाबा वाला चाहिए था, इंटरनल पावर। अमेरिका की जनता को रामदेव बाबा वाली चाहिए थी कि हमारा देश अंदर से इतना मजबूत हो जाए कि बाहर की ताकतें हम पर किसी भी प्रकार से प्रहार ना कर सके। वो ऐसी ताकत चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया तुम जॉर्ज बुश हमें नहीं चाहिए, हमें वो राष्ट्रपति नहीं चाहिए जो दूसरों के मामले में ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, दूसरों के मामले में हमारी सेना को लड़ने के लिए भेज रहा है, हमारे सैनिकों की जान खतरे में डाल रहा है। हमें वो राष्ट्रपति नहीं चाहिए। हमें वो राष्ट्रपति चाहिए जो हमारे देश के मामलों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश को चलाए, हमारे देश की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करे, जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करे और देश को लंबे समय के लिए लेकर चले। सुनना ध्यान से। क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार, अंडरलाइन कर लेना कि क्लिंटन के जीतने के पीछे वो कौन सी नीतियां थी जिन्होंने क्लिंटन को जिताया और जॉर्ज बुश को हराया। ये थी, क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया था। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है और विश्व के मामलों में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं रही। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति के जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। क्लिंटन ने कठोर राजनीति में नहीं, नरम राजनीति में विश्वास किया। और सच बताऊं आपको, नरम राजनीति ही ज्यादा फायदेमंद होती है। कठोर राजनीति कभी फायदेमंद नहीं, कठोर राजनीति कभी भी फायदेमंद नहीं होती। हमेशा हमेशा नरम राजनीति ही फायदेमंद होती है। ये आप जान लीजिए। आप अगर किसी से लड़ाई करके उससे उसकी चीजें छीनने का प्रयास करेंगे ना, तो वो भी बर्बाद होगा और आप भी बर्बाद होगा, आप भी बर्बाद होंगे। लेकिन अगर आप प्यार से काम करेंगे तो आप उसका भी विकास करेंगे और अपना भी विकास करेंगे। तो क्लिंटन ऐसे व्यक्ति थे जो नरम राजनीति पर चलते हुए दुनिया को चला रहे हैं। इसीलिए तो उनको 2 टर्म्स मिली ना, इसीलिए तो उनको 2 बार उनके देश की जनता ने चुना। वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसलिए उनकी जनता ने उन्हें दोबारा चुना। इसका मतलब उनकी जनता उनकी नीतियों से खुश थी। जनता ऐसी राजनीति चाहती थी, जनता मार काट वाली राजनीति नहीं चाहती थी।
जनता विदेश नीति में भी कैसी प्रेम मोहब्बत वाली राजनीति, व्यापार वाली राजनीति चाहती थी, लाभ वाली राजनीति चाहती थी, मार काट वाली राजनीति नहीं चाहती थी। इसीलिए क्लिंटन के दौर में अमेरिका लग तो रहा था कि अमेरिका विश्व राजनीति में इंटरफेयर नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका ने उस समय विश्व राजनीति में जिस प्रकार से इंटरफेयर किया ना, दुनिया को अपने आप को, सभी देशों को अपने आप को इसी प्रकार से इंटरफेयर करना चाहिए, ताकत से नहीं, प्यार से। और प्यार का रिश्ता ना लंबे समय तक चलता है, ताकत का रिश्ता एक न एक दिन टूट जाता है। सोवियत संघ को देख लो, सोवियत संघ को देख लो, समझ में आई बात? यही सबसे बड़ी चीज है, यही यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी चीज है और कुछ नहीं। सबसे बड़ी समझने वाली बात यहाँ पर यही है। आगे सुनो। बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब जब फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा, जब फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा, इस तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई। अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की बहुलता है। इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की। इस लोकदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवा पर नाटो की सेना काबिज हो गई। क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी, केन्या और दारे सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुई। अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल कायदा को इस बमबारी का जिम्मेवार ठहराया गया। इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतरराष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो एक शुरुआत थी। तो ऐसा नहीं है कि क्लिंटन के दौर में अमेरिका की सेना एकदम ठंडी पड़ गई थी। जब अमेरिका के प्रभुत्व को किसी ने चुनौती दी ताकत के माध्यम से, तब अमेरिका ने भी अपनी ताकत का भरपूर प्रयोग किया। अमेरिका के दूतावासों पर बमबारी हुई तो अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं करी। अमेरिका ने क्लिंटन के दौर में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाकर उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो ये दिखाता है कि अमेरिका अपने ताकत के ऊंचाई पर पहुंच गया था, अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया था। 1990 में जब उसने इराक पर हमला किया था तो सोवियत संघ से परमिशन ली थी, लेकिन इस बार उसने 1990 में जब हमला किया था संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन ली थी, लेकिन इस बार उसने परमिशन नहीं ली। उसने कोई अंतरराष्ट्रीय कानूनों को नहीं देखा। उसने क्या हवाला दिया कि ये मुझ पर हमला था, मेरे दूतावासों पर हमला था, अर्थात मुझ पर हमला था, तो इसमें मुझे किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और उसने सूडान और अफगानिस्तान पर हमला बोला। अल कायदा के ठिकानों पर ही नहीं, सामान्य नागरिकों के घर पर भी बम गिराए और दुनिया
दुनिया सवाल तक नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि अगर आप सवाल करते तो आपके मुंह में भी अमेरिका बम डाल देता, अमेरिका बम डाल देता। इसीलिए दुनिया अब अमेरिका के सामने चुप्पी साधने लगी, अमेरिका के वर्चस्व का नाटक देखने लगी। अब इसके अलावा दुनिया के पास और कोई चारा नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अगले विषय को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।